नमस्कार, मेरा नाम रितिका अग्रवाल है। आज मैं आपको उस तरह की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने उम्र में भले ही कुछ ही बसंत देखे थे, लेकिन जज़्बा लोहे की तलवार से भी ज़्यादा तेज़ था। वो कहानी है झांसी की, जिसकी धूल में आज भी वीरता की सुगंध बसती है, जिसकी हवाओं में आज भी तलवारों की गूंज सुनाई देती है और जिसके किले की दीवारें आज भी गर्व से कहती हैं, मैंने रानी को देखा है। वो रानी जिसने बंदूक नहीं, बचपन में खिलौनों से खेला, लेकिन जब वक्त आया तो मैदान में मर्दों की तरह नहीं, रानी की तरह उतरी। नाम लक्ष्मी बाई, हौसला पहाड़ जितना अडिग, और वचन झांसी नहीं दूंगी। सन 1828 का समय था। भारत उस दौर में अंग्रेजों के शासन के बोझ तले दबता जा रहा था। जगह जगह कंपनी के अफसर बैठ चुके थे। दिल्ली में मुगल बादशाह सिर्फ नाम के प्रतीक मात्र रह गए थे, और धीरे धीरे भारतीय साम्राज्य का स्वाभिमान खोते हुए किनारे जा रहा था। लेकिन इसी समय काशी यानी वाराणसी के एक साधारण से घर में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका, और घर में सब उसे प्यार से मन्नू कहकर बुलाते थे। पिता मोरोपंत तांबे मराठा परंपरा से जुड़े विद्वान और शौर्य के प्रतीक थे। माता भागीरथी बाई अत्यंत धार्मिक, तेजस्वी और संस्कारित महिला थीं। काशी का वातावरण ही ऐसा था, गंगा की आरती, मंदिरों की घंटियां, पुराणों की कथाएं और विद्वानों की चर्चाएं, जो किसी भी बच्चे के हृदय में संस्कारों का बीज बो सकती थीं। बचपन से ही मन्नू कुछ अलग थी। जहाँ उसकी उम्र की लड़कियां गुड़ियों से खेलती, वहाँ मन्नू का खेल घोड़े, धनुष बाण और लकड़ी की तलवार थी। लड़कों के साथ दौड़ना, अखाड़े में कसरत करना, घुड़सवारी सीखना, ये सब उसके लिए रोज़मर्रा की बात थी। उसके मित्रों में आगे चलकर इतिहास के प्रसिद्ध नाम बने नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे। इनके साथ उसने बचपन में दौड़ते हुए अपनी देह को कठोर बनाया, अपनी बुद्धि को तेज किया और सीखा कि हारने से पहले हार मानना मूर्खता है। एक बार खेलते हुए वो घोड़े से गिर गई, घुटना फट गया, खून बहने लगा। पिता घबराए हुए दौड़े आए। उन्होंने पूछा, मन्नू, दर्द हो रहा है? मन्नू ने दांत भींचकर आंसू रोकते हुए कहा, दर्द है बाबा, पर हारते नहीं। यह वाक्य सुनकर मोरूपंत ने गर्व से सिर पर हाथ फेरा और कहा, जो घाव से डर जाए वह कभी रणभूमि की रानी नहीं बन सकती। यह वाक्य उसके व्यक्तित्व की नींव में पत्थर की तरह बैठ गया। समय बीता, मन्नू बड़ी हुई, और तभी उसके जीवन पर पहली भारी चोट पड़ी, उसकी माँ का निधन। वह उम्र जब बच्चे माँ की गोद में सोते हैं, उस उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया। पिता टूट गए थे, किंतु वही बच्ची उनके पास बैठकर बोली, आप रोइए मत बाबा, माँ ने सिखाया है कि रानी कभी हारती नहीं। एक छोटी बच्ची ने अपने पिता को सहारा दिया, और उसी दिन शायद इतिहास ने मन ही मन लिख दिया कि यह लड़की एक दिन भारत को साहस का नया अर्थ देगी। कुछ वर्षों बाद तकदीर करवट लेती है। झांसी के राजा गंगाधर राव को विवाह के लिए एक योग्य, तेजस्वी और संस्कारित कन्या की आवश्यकता थी। चर्चा चली, परिवार मिले, विचार हुए, और अंततः मणिकर्णिका का विवाह सन 1842 में झांसी के राजा से हुआ। विवाह के साथ ही उसका नाम बदल दिया गया। अब वह लक्ष्मीबाई थी। वह महल की रानी बनकर आई, पर उसने कभी स्वयं को बंद कमरे की रानी नहीं माना। उसने राज्य को देखा, जनता से मिली, सैनिकों को देखा, और समझा कि रानी होना सिर्फ आभूषण पहनना नहीं, बल्कि अपने राज्य और अपनी जनता के लिए उत्तरदायी होना है। राजमहल में अक्सर रानियां पर्दे में रहती थी, किंतु लक्ष्मीबाई को पर्दा पसंद नहीं था। वह घोड़े पर सवार होकर किले की प्राचीरों तक जाती थी, सैनिकों की कवायद देखती थी, तोपों के अभ्यास पर ध्यान देती थी। कुछ सैनिकों को ये अजीब लगता था, और वे धीरे से हंसते भी थे, रानी तलवार चलाएगी। किंतु समय बीता और कुछ ही महीनों में वही सैनिक बोले, हमारी रानी सरंगी पर हवा की तरह उड़ती है, उसके हाथ की तलवार बिजली की तरह चमकती है। झांसी की जनता ने पहली बार देखा कि उनकी रानी राजमहल की दासी नहीं, बल्कि रणभूमि की ध्वजा है। इसके कुछ वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महल में घंटियां बज उठी, जनता ने मिठाइयां बांटी, पूरा झांसी उल्लास में डूब गया। किंतु कुछ ही दिनों में वह बालक ईश्वर को प्यारा हो गया। यह आघात राजा गंगाधर राव के लिए असहनीय था। उनका स्वास्थ्य टूटने लगा। रानी ने पति की आंखों में दर्द देखा और राज्य का भार अपने कंधों पर ले लिया। कुछ समय बाद राजा ने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। कंपनी सरकार को सूचित किया गया कि यह उत्तराधिकारी है, लेकिन यही अंग्रेजों की राजनीति शुरू होती है। ऐसे समय में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई थी,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी अगर कोई राजा अपना सगा पुत्र नहीं छोड़ता तो राज्य कंपनी के अधिकार में जाएगा। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने घोषणा कर दी, झांसी अब अंग्रेजी हुकूमत के अधीन होगी। गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। यह वाक्य जब रानी के सामने रखा गया तब उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य सिर्फ एक उत्तर नहीं था बल्कि एक महायुद्ध की घोषणा थी। पर अंग्रेज कंपनी कानूनी कागजों की आड़ में छुपती रही। रानी ने हर संभव उपाय किया, कागजों से लड़ाई, अफसरों से तर्क, कानून से न्याय, बट कंपनी तो झांसी को अपने हाथों में लेना चाहती ही थी। सन 1854 में झांसी का शासन अंग्रेजों ने छीन लिया। रानी को महल छोड़कर बाहर रानी महल में रहने को मजबूर किया गया। दुनिया ने सोचा कि रानी हार गई, लेकिन रानी कब ये हारती नहीं, रानी तैयारी करती है। जनता उसके पास आती और पूछती, रानी अब क्या होगा? वह शांत आवाज में कहती, जब तक मराठे की सांस है झांसी गुलाम नहीं होगी। और तभी हवा में एक चिंगारी फैलती है। सन 1857 का विद्रोह। पूरे भारत में सैनिकों के बीच असंतोष बढ़ रहा था। दिल्ली से मेरठ, कानपुर से झांसी तक हर ओर ये बात फैलती जा रही थी कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। इसी बूंद से तूफान उठने वाला था। ये यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि वहीं से असली कहानी शुरू होती है, तलवार की, साहस की, नीति की, धमाके की और वीरता की। और ये कहानी कोई कागज की रानी की नहीं, बल्कि उस रानी की है जिसकी आखिरी सांस तक तलवार उसके हाथ में थी। 1857 आते आते पूरे भारत में अंग्रेजों के प्रति क्रोध एक उबलते हुए तेल की तरह बढ़ चुका था। सैनिकों में असंतोष था, व्यापारियों में पीड़ा थी, किसानों में भूख थी और राजाओं में अपमान की भावना। दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, हर शहर में हवा में एक ही प्रश्न तैर रहा था कि ब्रिटिश कब तक इस भूमि की आत्मा को कुचलते रहेंगे। सैनिकों के गले में विद्रोह की पुकार धीरे धीरे भर रही थी और इसी विद्रोह ने मई 1857 में पहली बार अपने पंख फैलाए। मेरठ में सैनिकों ने हथियार उठाए, अंग्रेज अफसरों को हटाया और दिल्ली की ओर बढ़ते हुए लाल किले में बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। ये आग कानपुर पहुंची, फिर लखनऊ पहुंची और फिर झांसी के दिल तक भी पहुंची। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस समय अपने महल में किसी रानी की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह दिन रात विचार कर रही थी। जिन लोगों ने सोचा था कि अंग्रेजों द्वारा महल छीन लेने के बाद रानी टूट जाएगी, उन्हें ये मालूम नहीं था कि उसके भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति जल रही है, एक ऐसा अग्नि तत्व जिसमें यह आर से पहले हारने का विचार ही नहीं था। इसी समय झांसी की सेना में एक विद्रोह फूटा। कुछ भारतीय सैनिकों ने कंपनी के अधिकारियों पर हमला किया और अपने नियंत्रण में सत्ता लेने की कोशिश की। इस विद्रोह की खबर रानी तक पहुंची और वो बिना देर किए अपने घोड़े पर सवार होकर किले तक पहुंची। सैनिकों ने कहा कि अब झांसी की सत्ता रानी के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि जनता की रानी वही है। अंग्रेजों ने झांसी को कानूनी छल से छीना था, लेकिन जनता ने उसे हृदय से कभी अलग नहीं किया था। जनता ने पुकारा, रानी हमारी है। रानी ने सैनिकों को देखा और उनकी आंखों में अपेक्षा की लौ को महसूस किया। उस क्षण उसने निर्णय लिया कि अब झांसी फिर झांसी बनकर लड़ेगी। कुछ समय तक झांसी में शांति बनी रही, लेकिन अंग्रेज इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। झांसी उनके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं थी बल्कि मराठा शक्ति का प्रतीक थी और उसे तोड़ना उनके लिए आवश्यक था। दूसरी ओर रानी ने राज्य के प्रशासन को संभालना शुरू किया कर वसूली से लेकर सैनिकों के प्रशिक्षण तक, तोपों के निर्माण से लेकर महिलाओं को युद्ध की शिक्षा देने तक। वह दिन में रानी थी और रात में योद्धा। जनता उसके पास समस्याएं लेकर आती और वह स्वयं किले के दरबार में बैठकर न्याय देती। महिलाओं ने उसे देखा तो कहा, हमारी रानी सिर्फ किले की दीवारों पर नहीं, हमारे दिलों पर राज करती है। बुजुर्गों ने कहा, इतिहास में ऐसे लोग कम होते हैं जो सुनते भी हैं और लड़ते भी हैं। झांसी फिर से सांस लेने लगी, लेकिन विपरीत परिस्थितियां सामने थीं। अंग्रेजों की सेना छावनियों में इकट्ठी हो गई रही थी और नए नए अफसर बुंदेलखंड के नक्शों को देखकर योजना बना रहे थे कि झांसी को कैसे कुचला जाए। रानी ने यह सब भांप लिया था। उसने तात्या टोपे और नाना साहेब के संदेश वाहकों से संपर्क स्थापित किया। वह जानती थी कि आने वाला समय आसान नहीं है, पर वह यह भी जानती थी कि जो सम्मान तलवार से छीना गया है वह तलवार से ही वापस लिया जाता है। उसने सैनिकों को नया प्रशिक्षण दिया, महिलाओं को भी रक्षा कला सिखाई, तोपों की मरम्मत करवाई, नई बारूद का प्रबंध किया और झांसी के किले को युद्ध के लिए पुनः तैयार किया।
झांसी की दीवारें जैसे मौन में खड़ी थीं, पर उनमें एक गर्जना छिपी थी। सन 1858 के आरंभ में जब अंग्रेजों ने सेनाएं संभालनी शुरू की, तब पूरे बुंदेलखंड में ये बात फैल गई कि जल्द ही झांसी पर हमला होगा। इसी दौरान रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को किले में सुरक्षित रखा। यह सिर्फ एक पुत्र नहीं बल्कि सिंहासन का भविष्य था। ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व सर ह्यूरोज और कैप्टन गॉर्डन जैसे अफसर कर रहे थे। उनकी योजना साफ थी, झांसी को घेरो, तोपों से तोड़ो और रानी को पकड़कर राज्य को हड़प लो। अंग्रेजों को यह मालूम ही नहीं था कि जिस स्त्री को वह पकड़ने की बात कर रहे थे, वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि समय से लड़ने वाली चक्रवर्ती शक्ति थी। जब अंग्रेजी सेना झांसी के किले के सामने पहुंची, तब किले की प्राचीरों पर रानी के सैनिक तैनात थे। रानी स्वयं घोड़े पर किले की दीवारों के ऊपर चक्कर लगाकर सैनिकों का हौसला बढ़ा रही थी। तीरंदाज तैयार थे, तोपची तैयार थे और तलवारें चमक रही थीं। अंग्रेजों ने चारों ओर से घेरा डाला और तोपों से किले की दीवारों पर गोलाबारी शुरू कर दी। बारूद की गंध, धुएं की चादर और गोलों की गड़गड़ाहट के बीच भी झांसी की जनता के दिल में भय नहीं, गर्व था। शहर के घरों में महिलाएं घड़े से पानी लेकर सैनिकों की ओर दौड़ती। किसी के हाथ में पट्टियां थीं, किसी के हाथ में तलवारें। किले के भीतर उस समय मानवता, साहस और कर्तव्य एक ही रंग में रंग गए थे। रानी अपने घोड़े पर कड़ी निगाह से युद्ध को देख रही थी। अचानक एक गोला किले की दीवार पर गिरा और पत्थर टूटकर गिरने लगे। धूल के बादल उठे, सैनिक घायल हुए। सैनिकों ने रानी की ओर देखा कि अब क्या किया जाए। रानी ने अपनी तलवार उठाई और इतनी ऊंची आवाज में बोले कि धुएं में घिरी हवा भी थम गई। जो झांसी में जन्मा है वह झांसी की रक्षा में प्राण देगा। सैनिकों ने जयकार की। उस रात आग लगी, धुआं उठा, लेकिन झांसी झुकी नहीं। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। हर सुबह नई चुनौती लेकर आती, हर रात नया शौर्य गाथा सुनाती। अंग्रेजों ने यह सोचा था कि झांसी जल्दी टूट जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा था कि यहाँ सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि अपनी धरती से प्रेम करने वाले लोग लड़े रहे थे। तोपों से दीवारें टूटी, गोलियों से छतें फटी, किंतु रानी की आवाज नहीं टूटी। कई दिनों की घोर लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने किले के पीछे की कमजोर दीवार पर ध्यान दिया, जहां से प्रवेश संभव था। युद्ध की गर्मी अपने चरम पर थी और किले की शक्ति कम होने लगी थी। रानी समझ चुकी थी कि अब एक नए निर्णय का समय है, रुककर मरना या निकलकर फिर से युद्ध करना। रानी ने रात में अपने विश्वसनीय सैनिकों को बुलाया। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर, तलवार हाथ में लेकर, धधकते युद्ध के बीच से रानी ने घोड़े बादल पर चढ़ाई करते हुए किले से छलांग लगाई और अंग्रेजों के घेरे को चीरती हुई निकल गई। कई अंग्रेज सिपाही उस छलांग को देखकर दंग रह गए। किसी ने सरकारी कागजों में बाद में लिखा भी, इतनी वीरता किसी महिला में नहीं देखी गई। लेकिन वो सिर्फ महिला नहीं थी, वो भाग्य की पुत्री थी। रानी कालपी पहुंची और वहां तात्या टोपे से मिली। मिलन के कुछ क्षण चुप्पी में बीते, वह चुप्पी जिसमें दो योद्धा एक दूसरे की थकान, चोट और जुनून को बिना बोले समझ सकते हैं। फिर कालपी में एक बार और युद्ध हुआ। रानी ने फिर तलवार उठाई। उसकी आंखों में कोई भय नहीं, केवल ध्येय था, भारत की मिट्टी पर विदेशी झंडा स्वीकार नहीं। समय आगे बढ़ता है। रानी की तलवार और अंग्रेजों की तोपों के बीच संघर्ष चलता है। यह संघर्ष किसी भूमि का नहीं था, यह संघर्ष सम्मान का था, भविष्य का था। और यह संघर्ष अब एक नए चरम की ओर बढ़ रहा था। आगे चलकर ग्वालियर की धरती पर वह दृश्य आने वाला था जहां रानी ने इतिहास को अपनी तलवार से लिख दिया। कालपी की धरती पर कई दिनों तक तोपों की गड़गड़ाहट और तलवारों की टकराहट की आवाजें गूंजती रहीं। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने अंग्रेजी सेना के सामने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों के पास भारी तोपें, अधिक सैनिक और नए हथियार थे। रानी और तात्या टोपे की सेना कुशल थी पर संख्या कम। अंततः कालपी को छोड़ना पड़ा, लेकिन रानी की आंखों में थकान नहीं थी। उसने दामोदर राव को अपनी बाहों में उठाया और कहा, युद्ध हारकर योद्धा नहीं मरता, पर लड़ना छोड़ दे तो मर जाता है। इसी वाक्य में उसका जीवन बसता था। कालपी से निकलते हुए रानी और उसके साथी दक्षिण की ओर बढ़े और कुछ दिनों बाद ग्वालियर की ओर पहुंचे। वहां पेशवा की सत्ता थी और किले पर मराठों का ध्वज लहराना चाहिए था। रानी ने सोचा कि यदि ग्वालियर पर नियंत्रण मिल जाए तो विद्रोह को नई शक्ति मिलेगी। तात्या टोपे ने भी सहमति दी। ग्वालियर पहुंचे तो वहां के सैनिकों और कई स्थानीय नेताओं ने उनका साथ दिया, क्योंकि वह जानते थे कि रानी की लड़ाई सिर्फ झांसी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की लड़ाई थी। बिना ब्रिटिश सेना के
अधिक विरोध के ग्वालियर का किला उनके नियंत्रण में आ गया और किले पर फिर से मराठा ध्वज लहराया गया। लेकिन अंग्रेज सेना ये देख चुप बैठने वाली नहीं थी। सर ह्यूरोजो को ये समाचार मिला कि झांसी की रानी अब ग्वालियर पहुंची है और किले पर ध्वज लहरा दिया है। उसके मन में रानी के प्रति आदर भी था और भय भी। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि ग्वालियर पर चढ़ाई की जाए और रानी को हर हाल में रोका जाए। कुछ अंग्रेज अफसरों ने कहा, कई महीनों से हम इस स्त्री का पीछा कर रहे हैं, पर यह हाथ में आने वाली नहीं। हीरोज ने उत्तर दिया, हम भारत पर राज कर सकते हैं, पर यदि यह स्त्री जीवित रही तो हम सम्मान पर राज नहीं कर पाएंगे। ग्वालियर की धरती गर्मी से तप रही थी और हवा में बारूद की गंध घुलने लगी थी। रानी ने अपने सैनिकों को तैयार किया, तोपों को पहाड़ियों पर स्थापित करवाया, घुड़सवारों को मोर्चों पर लगाया और स्वयं भी एक सैनिक की तरह युद्ध की योजना बनाई। उस रात जब आकाश पर धुंधला चांद था, रानी अपने तंबू के बाहर बैठी तलवार साफ कर रही थी। उसके पास दामोदर राव सो रहे थे। एक सैनिक आया और बोला, रानी साहिबा, क्या आप थकती नहीं? रानी ने तलवार पर नजर जमाए हुए उत्तर दिया, थकान तो तब होती है जब मन हार जाए। मेरा मन तो युद्ध के लिए बना है। सैनिक मौन खड़ा रहा, फिर उसने सिर झुकाया और चला गया। यह वाक्य उसके दिल में हथौड़े की तरह गूंजता रहा। अगली सुबह सूरज निकला तो युद्धभूमि तैयार थी। अंग्रेज सेना और भारतीय योद्धाओं के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। तोपें गरजी, घोड़े दौड़े, तलवारें झपटी। रानी अपने घोड़े पर बिजली की तरह दौड़ रही थी। उसके वस्त्रों पर कवच था, कमर से 2 तलवारें लटकी थीं, सिर पर पगड़ी और आंखों में क्रोध का ज्वालामुखी। वह एक सैनिक नहीं, एक तूफान थी। कई सैनिक उसके पीछे पीछे दौड़ते और कहते, हमारी रानी आगे है, पीछे नहीं। ग्वालियर के मैदान में ऐसा दृश्य था कि कई अंग्रेज और भारतीय दोनों ने कहा कि आज किसी ने युद्ध को जीवित होते देखा है। युद्ध के बीच में एक तोप का गोला घोड़े के पास गिरा। उसके धुएं से घोड़ा चौंका, पर रानी ने लगाम को कसकर उसे संभाला। उसने अपने आसपास घायल सैनिकों को देखा और चिल्लाई, जिनके शरीर घायल हैं वे पीछे जाएं, जिनके मन घायल हैं वे आगे आएं। यह सुनकर कई सैनिक खड़े हुए, खून से लथपथ पराचार को छोड़कर फिर लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेज सेना इस उत्साह को देखकर दंग रह गई। एक अंग्रेज कैप्टन चिल्लाया, दीज इंडियंस आर फाइटिंग लाइक दे आर नॉट ह्यूमंस बट फायर। लेकिन युद्ध किसी पक्ष की सहानुभूति नहीं देखता। समय बीतता गया और धीरे धीरे अंग्रेजों की संख्या और हथियारों ने दबाव बनाना शुरू किया। एक सैनिक ने रानी से आकर कहा, रानी साहिबा, किले की ओर से खतरा बढ़ रहा है। रानी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, किले को मत देखो, अपने साहस को देखो। किले पत्थर के होते हैं, साहस आग का होता है और आग कभी हारती नहीं। सैनिक ने हथियार उठाया और फिर से लड़ाई में उतर गया। घमासान चल रहा था। घोड़े, हाथी, तोपें, बंदूकें, गर्मी, धुआं, सब कुछ एक अराजकता में बदल रहा था। रानी कई अंग्रेज सैनिकों का सामना अकेले कर रही थी। उसकी तलवार की चमक इतनी तेज थी कि कुछ सैनिक उसके वार को देखकर पीछे हट गए। किंतु तभी एक बंदूक से निकली गोली उसके पास से गुजरी और उसके घोड़े के पैर में लगी। घोड़ा लड़खड़ाया, पर रानी ने उसे फिर से संभाला। उसने दामोदर राव को एक विश्वसनीय साथी को सौंपा और युद्ध में लौट आई। उसके चेहरे पर पसीना था, हथियारों पर खून था, लेकिन उसकी आंखों में विजय की लौ जल रही थी। युद्ध तब तक थमा नहीं था। कई सैनिक गिर चुके थे, कई अभी भी खड़े थे। रानी घायल थी पर खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं पर उसकी तलवार चल रही थी। उसके आंचल में मिट्टी लगी थी, कपड़ों पर रक्त था और माथे पर योद्धा का तेज। अंग्रेज सैनिकों ने उसे घेरने की कोशिश की, पर वह घिरी नहीं, वह टूटकर बाहर निकली। यही क्षण था जब इतिहास ने उसे रानी से महारथी बना दिया। आगे चलकर इस युद्ध भूमि पर ही वह घटना आने वाली थी जिसने इतिहास को बदल दिया। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी स्त्री के जीवन में मातृत्व, सम्मान, राज्य और स्वाभिमान 4 अलग चीजें नहीं होते। वे उसके भीतर एक ही शस्त्र बनकर रहते हैं और लक्ष्मीबाई उस दिन इन चारों का स्वरूप थी। ग्वालियर की गर्म हवा में युद्ध की गंध तैर रही थी। रानी घायल थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चिंगारियां थीं जो पहली तलवार उठाते समय थीं। उस दिन धरती लाल थी, किसी के रक्त से, किसी की भक्ति से। अंग्रेजों की सेना आगे बढ़ रही थी और भारतीय योद्धा हर इंच भूमि के लिए मरने को तैयार खड़े थे। तात्या टोपे अलग मोर्चे पर लड़ रहे थे, जबकि रानी अपने घुड़सवार दल के साथ सामने की पंक्ति में थी। एक सैनिक ने आकर धीरे से कहा, रानी साहिबा, आप पीछे चली जाएं।
आपके बिना ये सेना टूट जाएगी। रानी ने घायल शरीर के साथ सीधा खड़े होते हुए उत्तर दिया, जो अपने लोगों को आगे भेज दे और स्वयं पीछे रहे वह नेता नहीं कहलाता। मैं वहीं मरूंगी जहां मेरी सेना खड़ी है। वह घोड़े पर सवार हुई। उसका घोड़ा बादल, जो झांसी से कालपी और कालपी से यहाँ तक उसके साथ आया था। दामोदर राव को फिर से अपने सिपाही के हवाले करके उसने लगाम पकड़ी और युद्ध में लौट आई। सूर्य सिर पर तेज था, धूल आंखों में चुभ रही थी, पर उसका ध्यान सिर्फ सेना पर था। उसने फिर आवाज दी, जो भारत माता का दूध पिए हैं वे मेरे साथ चले। यह आवाज किसी मंत्र की तरह मैदान में फैली और सैनिक फिर से उठ खड़े हुए। युद्ध और भयंकर हो चुका था। अंग्रेज सेना के घुड़सवार कई दिशाओं से हमला कर रहे थे। रानी तलवार से वार पर वार करती आगे बढ़ रही थी। कुछ सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नदी के किनारे तक पहुंची जहां एक बड़ा दल पहले से लड़ रहा था। रानी ने देखा कि भारतीय सैनिक कमजोर पड़ रहे हैं। उसने तलवार उठाई, घोड़े को एड़ी लगाई और सीधा अंग्रेजों की ओर दौड़ पड़ी। जिस गति से घोड़ा भागा, उस गति से धूल का गुबार उठा और सबने देखा कि रानी बीचों बीच जाकर सामने खड़ी हो गई। उस क्षण कई अंग्रेज सैनिकों ने गोली चलाई। एक गोली घोड़े के बगल से निकल गई, दूसरी नीचे लगी और तीसरी सीधे रानी के कंधे में घुस गई। दर्द की लपट उस पूरे हाथ में फैल गई, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। वह चीखी नहीं, रुकी नहीं। उसने घायल हाथ से भी तलवार चलाई और कई सैनिकों को गिरा दिया। लेकिन भाग्य युद्ध भूमि में हमेशा न्याय नहीं करता। एक ब्रिटिश घुड़सवार ने पीछे से वार किया। यह वार भारी था। तलवार पीठ के नीचे लगी और रानी लड़खड़ा गई। घोड़ा थोड़ा पीछे हुआ, लेकिन रानी ने स्वयं को जमीन पर गिरने से रोक लिया। कुछ भारतीय सैनिक उसकी ओर भागे, पर उसने उन्हें रोका और कहा, पीछे मत देखना, सामने देखो। पर उसी क्षण उसने महसूस किया कि शरीर कमजोर हो रहा है। उसकी सांसें भारी हो गईं और वह जान गए कि शरीर अब ज्यादा देर तक युद्ध का भार नहीं सह पाएगा। सामने एक साधु के आश्रम के लोग थे। रानी ने उन्हें देखा, हाथ से इशारा किया और उनके बीच ले जाई गई। आश्रम की दीवारों के पीछे थोड़ी देर के लिए युद्ध की आवाजें धुंधली लगने लगीं। साधु ने उसे जमीन पर लिटाया, उसके सिर के नीचे कपड़ा रखा और पानी देने की कोशिश की। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, पानी बाद में, पहले तलवार उठाओ। उस साधु ने कांपते हाथों से पूछा, माँ, आप कौन? रानी ने धीमी आवाज में कहा, मैं झांसी हूँ। और फिर उसने आंखें बंद करके अंतिम बार गहरी सांस ली। कुछ क्षणों बाद उसकी आवाज धीमी हुई, पर दृढ़ रही, मैं मरी नहीं, मैं हर बेटी में जीऊंगी जो अपनी धरती के लिए लड़ेगी। ये कहते हुए उसकी आंखों का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। साधुओं ने उसका अंतिम संस्कार युद्ध भूमि की रीति से कराया, ताकि अंग्रेजों को उसका शरीर नहीं मिले। अंग्रेज बाद में जब पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राख मिली। एक अफसर ने राख को हाथ में लेकर सिर्फ इतना कहा, वी हैव नॉट किल्ड अ क्वीन, वी हैव बर्न्ड अ फ्लेम। हियर ओबे इसे एंड। रानी चली गई, पर वो मरी नहीं। वो आज़ादी की लौ बन गई। उसने अपने जीवन के हर अध्याय से यह सिखाया कि एक स्त्री जितनी कोमल हो सकती है, उतनी ही कठोर भी वो माँ भी होती है, योद्धा भी, राज्य भी संभालती है और राष्ट्र भी। अंग्रेज उस स्त्री को पकड़ नहीं सके, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं थी, वह विचार थी, और विचार को तलवारें नहीं मार सकती। कई वर्षों बाद जब स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर चढ़ते, तो वे कहते, झांसी वाली रानी को याद करो। जब किसानों पर कर लगाया जाता, तो वे कहते, रानी ने झांसी नहीं दी, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। जब महिलाएं घूंघट में बंद की जाती, तो लड़कियां कहती, जिसने बादल पर छलांग लगाई थी वह भी तो स्त्री थी। यह प्रेरणा पीढ़ियां बदलती गई, युग बदलते गए, समाज बदलता गया, पर रानी की कथा नहीं बदली। यह वह कथा है जो राजमहलों में नहीं, जनता के दिलों में जिंदा रही। आज जब हम ये कहानी सुनते हैं तो समझ आता है कि रानी का संघर्ष केवल झांसी को बचाने का नहीं था। वो इस बात का संघर्ष था कि भारत का भविष्य किसी और के हाथ में क्यों हो। वो अपने बेटे के लिए नहीं लड़ी, वो उन बच्चों के लिए लड़ी जो आने वाले 100 सालों में इस मिट्टी पर जन्म लेने वाले थे। इसीलिए 1947 में जब आज़ादी मिली, तो लोग कहते थे, जिस आज़ादी की नींव 1857 में रखी गई थी, उसका पहला ईंट लक्ष्मीबाई ने रखी थी।